आज ही एक पेशेंट का भी मेरी फोन आया था। उस पेशेंट का एक्चुअली जब मैं निकल रही थी तभी मुझे सर्वाइकल स्टिच लेना पड़ा था। सर्वाइकल स्टिच का मतलब होता है जो बच्चेदानी की मुख होती है वो अगर छोटी होने वाली होती है प्रेगनेंसी में तो हमें प्रीटर्म लेबर का डर होता है। उन स्टेजेस में हमें ऐसा सर्वाइकल स्टिच लेना पड़ता है ताकि वो जो प्रेगनेंसी है उसके फुल टर्म या 9th मंथ तक जा सके। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता क्या है। कब हम कहेंगे कि सर्विक्स का मुख जो है वो छोटा हो गया है या सर्विक्स का मुख कमजोर है और उसे सपोर्ट करने के लिए हमें सर्विक्स में एक स्टिच या सर्विक्स में टाका लेने की जरूरत है। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी केरला में हूँ, वेकेशन पे हूँ। केरला में अभी लगभग हमें घूमते घूमते 1 वीक जैसा होने आया है और अब मुझे मेरी बहनों की, मेरे काम की बहुत याद आने लगी है। एक्चुअली कहते हैं ना, किसी समझदार इंसान ने कहा है कि व्हेन यू एंजॉय योर वर्क देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ वेकेशन एंड अ वर्क। मतलब कि अगर आप अपने काम को इतना एंजॉय करते हैं तो वेकेशन और काम में कुछ डिफरेंस ही नहीं होता है। वैसा ही कुछ है बहनों। मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, मुझे अपने काम से इतना प्रेम है कि मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा काम इतना ज्यादा है या काम ऐसे चलता रहता है। 1 वीक होने आया, अब ऐसा लग रहा है जल्दी से ओपीडी चालू हो, जल्दी से अपने पे वापस जाने का है। तो आज ही उस पेशेंट का फोन आया था कि उसे बहुत अच्छा है, अभी पेन भी नहीं है और जो बैक एक के सिम्टम्स थे, डिस्चार्ज के सिम्टम्स थे, वो सब अब सेटल हो गए एंड शी इज वेल ऑफ। तो उससे मैं बहुत खुश हुई और मैंने सोचा क्यों ना मेरी बहनों के लिए आज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या फिर सर्विक्स में स्टिच कब लेना पड़ता है उस बारे ही में ही वीडियो बनाया जाए। तो आइए बहनों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सर्वाइकल स्टिच क्या होता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या कंडीशन होती है, क्यों हमें सर्विक्स की जो लंबाई होती है वो मेजर करना जरूरी होती है, सर्विक्स का जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, और सर्वाइकल स्टिच अगर हम लेते हैं तो वो कितने टाइप के सर्वाइकल स्टिच होते हैं और इनके रहते रहते हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं और कब हमें सर्वाइकल स्टिच रिमूव करने की जरूरत होती है। एक्चुअली सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जरूरत है सर्विक्स के बारे में समझने की। सर्विक्स एक्चुअली किस भाग को कहा जाता है या बच्चेदानी का मुख किस भाग को कहा जाता है। एक्चुअली जो होता है हमारा सर्विक्स बच्चेदानी के नीचे वाले भाग में होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी जो होल्ड करने वाला जो भाग होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं। जो नीचे का भाग होता है वो सर्विक्स होता है। इसमें से सर्विक्स के 2 मुख होते हैं, एक अंदर वाला मुख जिसे हम इंटरनल ऑस कहते हैं, एक बाहर वाला मुख जिसे हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। और इंटरनल ऑस से लेके एक्सटर्नल ऑस तक की जो लंबाई होती है इसे हम सर्वाइकल लेंथ में कहते हैं। और यही वो लंबाई होती है बहनों जो आपकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में भी अक्सर मेंशन होती है कि सर्वाइकल लेंथ इज 3.1 सेंटीमीटर, सर्वाइकल लेंथ इज 4.5 सेंटीमीटर, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी आया हो वो इस लेंथ से मेजरमेंट आपको दिया हुआ रहता है, इंटरनल ऑस से लेके एक्सटर्नल ऑस तक का। तो बहनों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्ट्रेन के कारण या फिर कंजेनाइटली मतलब कि जन्मजात किसी कंडीशन के कारण जो होता है वो सर्विक्स कमजोर होता है और वो प्रेगनेंसी का वजन ना झेल पाने के कारण उसका मुख जो है धीरे धीरे, सपोजिंगली ये सर्विक्स है तो धीरे धीरे मुख की लंबाई कम होने लग जाती है। अब मुख की लंबाई जैसे जैसे कम होने लग जाती है तो वो वजन इतना ना लेने पाने के कारण वो मुख खुलने की संभावना होती है और फिर हमें प्रीटर्म लेबर का चांस होता है। अब इसमें 2 चीजें होती है बहनों, एक तो जैसा मैंने आपको समझाया सर्वाइकल लेंथ हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुई सर्वाइकल लेंथ। तो एक तो है कि धीरे धीरे सर्वाइकल लेंथ कम हो सकती है, या फिर दूसरी चीज है बहनों कि सर्वाइकल लेंथ उतनी ही है पर धीरे धीरे जो है उसका जो मुख है वो धीरे धीरे लूज होने लगा है और उसमें धीरे धीरे अंदर का मुख जो है वो खुलने लगा है। बाहर का मुख अभी बंद है पर अंदर का मुख जो है धीरे धीरे खुलने लगा है। तो इसे हम फनेलिंग ऑफ सर्विक्स कहते हैं। तो बहनों 2 कंडीशन हुई, या तो फनेलिंग ऑफ सर्विक्स हो सकती है, इसमें भी हमें खतरा है, और या तो फिर जो इसकी लेंथ है, लेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसमें भी धीरे धीरे लेंथ कम होने के बाद में खुलने का खतरा रहता है। तो दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए खतरनाक रहती हैं। अब बहनों हम कैसे इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे हमें पता पड़े कि सर्वाइकल लेंथ कम हो रही है। तो इसके 3 तरीके होते हैं बहनों, या तो हिस्ट्री इंडिकेटेड हो सकता है, या फिर सोनोग्राफी से, या फिर क्लिनिकल कंडीशंस के हिसाब से।
अब हिस्ट्री इंडिकेटेड पे अगर जाएं तो हिस्ट्री इंडिकेटेड अगर मतलब कि पेशेंट को पहले से ही हिस्ट्री हो कि पहले एक तो अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, और उन दोनों अबॉर्शंस की खास बात ये होती है कि दोनों में ही पेनलेस अबॉर्शन हुआ होगा। पेशेंट को पेन इतना नहीं होता है, पर सडनली ऐसा लगता है कि बैक ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है, वाटर बैग पूरा का पूरा बाहर आ गया, या कोई पेशेंट्स कहते हैं कि 5वें महीने में एकाएक प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई और उसमें पेन बिल्कुल नहीं हुआ था। तो दैट इज पेनलेस डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। ये स्पेशली हम पेशेंट से अगर स्पेशली अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता पड़ता है कि ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरा हुआ क्लिनिकल कंडीशन। क्लिनिकली अगर पेशेंट को इस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रिकरेंट बैक एक्स हो रहे हैं, पहले हमने देखा तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी था वजाइना में, तो रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी पेशेंट दे सकता है। और इन बैक एक्स के रहते जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तब देखते हैं कि सोनोग्राफी में या क्लिनिकली हमें सर्विक्स की लेंथ कम दिखती है। तीसरी बात हुई सोनोग्राफी इंडिकेटेड। ना पेशेंट को इस चीज की हिस्ट्री है, ना उसको अभी कुछ भी सिम्टम्स है, पर हमने रूटीन सोनोग्राफी करी और रूटीन सोनोग्राफी में हमें सर्वाइकल लेंथ 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर से कम मिली, तो इसे हम कहेंगे कि सोनोग्राफी इंडिकेटेड। इन तीनों कंडीशंस के रहते हमें पता पड़ता है कि सर्वाइकल लेंथ अब धीरे धीरे कम हो रही है और अब हमें अलर्ट होने की जरूरत है, और अब हमें कुछ एक्शन लेना होगा ताकि सर्वाइकल लेंथ और कम ना हो और प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कम ना हो, प्रेगनेंसी पूरे 9th मंथ तक खींच सके। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि जिनके रहते सर्वाइकल लेंथ कम होने का चांस होता है? तो बहनों, सर्वाइकल लेंथ कम होने का चांस तब होता है जब आपका बेबी का वेट बहुत ज्यादा है तब, या फिर पहले आपको अबॉर्शंस की हिस्ट्री रही हो कि पहले 1-2 अबॉर्शंस की हिस्ट्री इसी तरह के हुए हों जैसे पेनलेस अबॉर्शंस है, या फिर आपको कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जैसे एहलर-डैनलॉस सिंड्रोम है, या फिर SLE है जिसमें ओवरऑल आपकी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू ही कमजोर हैं, उन कंडीशंस में हो सकता है। या फिर आपको पॉलीहाइड्रोएमनियोस है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है। तो इन सब चीजों में जो है बच्चेदानी का मुख जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसके ऊपर जोर बहुत ज्यादा आता है और सर्विक्स के धीरे धीरे खुलने के या फनलिंग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक बार हमें पता पड़ गया है कि सर्विक्स की लेंथ अब कम हो रही है, तो क्या वो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे प्रीटेम लेबर ना हो, जिससे समय से पहले दुखाव ना हो और आपकी प्रेगनेंसी जो है 9th मंथ स्टार्टिंग तक या फिर एटलीस्ट जैसे हम कहते हैं हमारी भाषा में 36 to 37 वीक्स तक खिंच पाए और आपका बेबी प्रीमेच्योर बॉर्न न हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या वो ऐसी चीजें हैं जो हम प्रोफाइलैक्सिस या इसकी रोकथाम के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले बहनों, अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना है। अगर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो आपको उनका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, सर्विसाइटिस होता है, उससे भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होने का चांस ज्यादा रहता है। फिर अगर आपको पता पड़ जाता है कि सर्विक्स की लेंथ अब छोटी हो रही है, सर्वाइकल लेंथ अब कम हो रही है, या फिर फनलिंग है, या फिर आपको उसके क्लिनिकल सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगे हैं, तब आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट करेंगे कि अब आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, बहुत ज्यादा खड़े होने का काम नहीं करना है, बेड रेस्ट ज्यादा लेना है। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट या फिर जो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं वो भी सजेस्ट करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस जो होते हैं यूजुअली प्रोलिटॉन डिपो के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो कि वीकली या बाई वीकली होते हैं। आपकी क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको हफ्ते में 2 बार वो इंजेक्शंस लेने हैं। उससे आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलता है और ये चांस ज्यादा रहता है कि आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने तक खिंच पाएगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है बहनों कि हमें एकाएक पता पड़ता है सोनोग्राफी नॉर्मल आई, क्लिनिकली भी पहले कुछ नहीं था, पर 5वें-6ठे महीने पे या 7वें महीने पे एकाएक ऐसा होता है कि दुखाव आता है और सर्विक्स थोड़ा सा खुलने लगता है, या फिर जो बच्चे की वाटर बैग होती है, वाटर बैग हम नीचे से एग्जामिन करके देखते हैं तब हमें वाटर बैग थोड़ी दिखने लगती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें तुरंत भी सर्वाइकल स्टेज लेना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आई है तो तुरंत हमें इमरजेंसी सर्कलाज लेना पड़ता है, या फिर जिसे हम रेस्क्यू सर्कलाज कहते हैं, तो ही प्रेगनेंसी आगे तक खिंच पाने का चांस होता है। तो बहनों, अगर बाय चांस आपके सर्वाइकल लेंथ कम हो रही है तो हमने देखा कि बेड रेस्ट से या फिर प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन से या फिर इमरजेंसी सर्कलाज से हम उसे आगे खींचने का प्रयत्न कर सकते हैं या फिर उसका ड्यूरेशन लंबाने का प्रयत्न कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सर्वाइकल स्टिच होता है ये कितने टाइप का होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हुआ इमरजेंसी सर्कलाज। इसके अलावा अगर इमरजेंसी की कंडीशन नहीं है, पेशेंट को कुछ भी सिम्टम नहीं है, पर उसकी सोनोग्राफी में सर्वाइकल लेंथ कम आई है, या फिर उसको पहले 2 अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, 2 या 3 अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, तो हम
इस प्रेगनेंसी में पहले से ही सावधान रहने के तरीके के हिसाब से जो इलेक्टिव सर्कुलर्स लेते हैं डिसाइड करके कि अब 3 महीना पूरा हो गया है, फर्स्ट आपकी जो 3 महीने वाली सोनोग्राफी होती है जिसमें हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता पड़ जाता है कि बच्चे में कोई जन्मजात विकृति नहीं है, उसके बाद हम इलेक्टिव सर्वाइकल स्टिच ले सकते हैं। तो कब हम लेते हैं सर्वाइकल स्टिच, उसके हिसाब से सर्वाइकल स्टिच 2 टाइप के हुए, इलेक्टिव सर्वाइकल स्टिच जिसे हम तीसरे महीने के बाद लेते हैं, और एक हुआ इमरजेंसी सर्वाइकल स्टिच। इसके अलावा बहनों, सर्वाइकल स्टिच किस रास्ते से लिया जाता है उसके हिसाब से भी इसे कैटेगराइज किया जाता है। यूजुअली हम वेजाइनली ही लेते हैं या फिर जो नीचे का रास्ता होता है उससे ही हम सर्विक्स को होल्ड करके सर्वाइकल स्टिच लेते हैं या फिर सर्विक्स के मुख को टाइट करते हैं। पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें सर्विक्स का हमें पकड़ पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, या फिर उन कंडीशंस में जिनमें सर्वाइकल स्टिच पहले लिया गया हो पर वो फेल हो चुका हो, उन कंडीशंस में हमें पेट पे से स्टिच लेना पड़ता है, उसे हम एब्डोमिनल सर्वाइकल स्टिच कहते हैं। तो ये तो हुई बात कि कितने टाइप के सर्वाइकल स्टिच हो सकते हैं। इसके अलावा बहनों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब हमें सर्वाइकल स्टिच के लिए ट्राई नहीं करना होता है, या फिर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि अब इस सिचुएशन में सर्वाइकल स्टिच नहीं लिया जा सकता है। तो बहनों, ये वो कंडीशंस हैं कि जब आपका सर्वाइकल लेंथ बिल्कुल ही कम हो गया है, सर्विक्स जो है, जो बच्चेदानी का मुख है, वो एकदम पतला पेपर थिन हो चुका है, जिसे हम कहते हैं कि मोर देन 84% इफेस्ड, मतलब जब आपकी सर्विक्स की जो जाड़ाई होती है वो 80% कम हो चुकी है, सिर्फ 10-20% ही बाकी है, तो उसमें हमारे पास स्टिच लेने के लिए सर्विक्स का भाग ही बहुत कम बाकी रहता है। तो उस कंडीशन में हम सर्वाइकल स्टिच नहीं ले सकते हैं। या फिर उसका डायलेटेशन, जो सर्विक्स खुलना है वो ऑलरेडी 3 से 4 सेंटीमीटर खुल चुकी है, और जो बेबी का वाटर बैग होता है, बेबी का वाटर बैग उसमें से बाहर आने लगा है। तो इन कंडीशन में भी सर्वाइकल स्टिच लेने के बाद भी फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इट इज बेस्ट डिपेंडेंट ऑन योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं उन कंडीशन में। बट अगेन, अगर आपके सर्वाइकल लेंथ बहुत कम हो चुका है, सर्विक्स ऑलरेडी 3-4 सेंटीमीटर खुल चुका है, तो उसमें सर्वाइकल स्टिच लेने के बाद भी फेलियर का चांस बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा बहनों, अगर हमें कोरियोअमनियोनाइटिस का डाउट लगता है, मतलब कि जो आपके वाटर बैग है उसमें पहले वेजाइनल इन्फेक्शंस होने के कारण, या फिर अभी इस सिचुएशन में वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण जो वाटर बैग है उसमें ही इन्फेक्शन हो गया है, तब हम सर्वाइकल स्टिच लेते भी हैं तो प्रेगनेंसी को ही ज्यादा नुकसान होने का चांस होता है। उस कंडीशन में भी हम सर्वाइकल स्टिच नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन कंडीशन में अगर हम सर्वाइकल स्टिच बाय चांस लेते भी हैं तो उसका बहुत ज्यादा चांस होता है कि सर्वाइकल स्टिच फेल हो जाएगा और आपको लेबर प्रोग्रेस ही हो जाएगा। ये जानने के बाद बहनों, अब हम जानते हैं कि सपोजिंगली हमने सर्वाइकल स्टिच अच्छे से ले लिया, आपका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन भी धीरे धीरे निकल गया है, पर हमें सर्वाइकल स्टिच रिमूव कब करना होगा, क्या इसे हम नॉर्मल लेबर तक जाने दे सकते हैं? तो आइए जानते हैं कि कब हमें ये सर्वाइकल स्टिच रिमूव करने की जरूरत होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 36-37 वीक्स तक पहुंच चुकी है तब हम ये सर्वाइकल स्टिच रिमूव कर सकते हैं। और सर्वाइकल स्टिच किस तरह रिमूव किया जाता है? आपको लिथोटोमी पोजीशन में, या फिर जैसे आपके डॉक्टर चेकअप करते हैं वो चेकअप वाली पोजीशन में लिटाया जाता है, नीचे से इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्विक्स को पकड़ा जाता है और जो सर्वाइकल स्टिच दिखती है उसे बस कट कर दिया जाता है। यूजुअली ये 2 से 3 मिनट की प्रोसीजर होती है और आपको इसमें एनेस्थीसिया वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। स्लाइट सा पेन हो सकता है जब हम सर्विक्स को पकड़ते हैं स्टिच कट करने के लिए, तब सिर्फ 2-3 सेकेंड का, उतने में ये सर्वाइकल स्टिच कट किया जा सकता है बहनों। तो यूजुअली ये बहुत टेंशन वाली चीज नहीं होती है। अब सर्वाइकल स्टिच हमने देखा कि 36 या 37 वीक्स में यूजुअली सब कुछ नॉर्मल रहता है, तब हम कट कर सकते हैं। पर इसके विपरीत अगर सपोजिंगली हमने 4th to 5th मंथ में सर्वाइकल स्टिच लिया और 1-1.5 महीने तक तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं रही, पर 7th-8th मंथ में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन आने लगा, या उसका बैग ऑफ वाटर रप्चर हो गया है, या उसे बहुत आंटी आने लगे, तो इन कंडीशंस में हमें समय से पहले भी सर्वाइकल स्टिच रिमूव करना पड़ता है, वरना बहुत ज्यादा दुखाव आने के कारण जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स में कट्स आने का चांस होता है। तो इसे हम कहते हैं कि प्रीमेच्योर रिमूवर ऑफ सर्वाइकल स्टिच, मतलब कि जिस समय से हमें निर्धारित समय था 36-37 वीक्स, उससे पहले हमें सर्विक्स का जो स्टिच है वो रिमूव करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा और आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।